ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट को लेके यूएस भी अभी भारत का समर्थन कर रहा है, लेकिन इस बात से पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुश्किल वक्त में मदद मांगने पर चाइना की तरफ से रशिया को मदद करने से इनकार करने के बाद अभी भारत रशिया का आखिरी उम्मीद है। तो क्या भारत को इस वक्त रशिया का साथ देना चाहिए? इंडियन एयरफोर्स अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लीट की मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी को अभी आउटसोर्स करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और अंत में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी की भारत गश्त के पीछे क्या वजह हो सकता है? ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। अभी रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायर इशू को लेके एक मुद्दा उठ गया था और इसको लेके अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तर्क वितर्क चल रहा है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का भी प्रस्ताव दिया गया था, जिसे भारत की तरफ से मना कर दिया गया था। और उसके बाद हमारे प्यारे कुरैशी भाई ने यूनाइटेड नेशन में जाके एक लेटर लिख दिया था कि भारत को उनके ऊपर मिसाइल फायरिंग करने का कारण या सही वजह बताया जाए और भारत एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस पर हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आज एक स्टेटमेंट में बताया गया कि इस मुद्दे को बहुत ही गौर के साथ ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं था और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसमें मासूम लोग भी मारे जा सकते थे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और देखा जाए तो ऐसे हरकतें भी भारत के नेचर के साथ मैच नहीं करता है। अब इसको लेकर जिस हाई लेवल की इंक्वायरी शुरू होने वाला है, इसमें इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को भी बुलाया जाने वाला है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा होने वाले हैं। और जिस वजह से मिसाइल मिसफायर हुआ था, इसका पता लगाने की कोशिश की जाने वाली है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान भारत की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर रहा है कि मिसाइल गलती से फायर हो गया था, इस पर अभी यूएस की तरफ से यानी कि यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल स्पोक पर्सन की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि वो अभी पूरी तरीके से भारत की तरफ से इशू किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ सहमत है और यूएस को भी इस मिसाइल फायरिंग इंसिडेंट में कोई भी इंटेंशनल फायरिंग एक्टिविटी नजर नहीं आ रहा है। और यूएस के मुताबिक ये बस एक हादसा है जो कि किसी कारण की वजह से हुआ था, जो कि भारत की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पता चलने वाला है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई के बाद रशिया के ऊपर लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से सैंक्शंस को लगा दिया गया था और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यूएस और पूरा यूरोपियन यूनियन रशिया के अगेंस्ट हो गया है, ऐसे में रशिया को काफी दिक्कत होने वाली है। अब जैसे कि रशिया पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से साइड हो गया है, तो अभी सप्लाई चेन जो उसको लेकर काफी बड़ा इशू सामने आ रहा है और अभी रशिया को स्पेयर पार्ट्स की काफी कमी होने लगा है, स्पेशली एरोस्पेस रिलेटेड इक्विपमेंट की काफी कमी हो रहा है। इसको लेकर रशिया की तरफ से हाल ही में चाइना से मदद मांगा गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चाइना की तरफ से भी इसके लिए रशिया को मना कर दिया गया। अब मुद्दे की बात यह है कि चाइना के बाद अगर कोई रशिया की मदद कर सकता है तो वो भारत है। इसी बीच रशिया की तरफ से बताया गया कि वो इसके बारे में टर्की और भारत के साथ भी आगे चल के बातचीत करने वाले हैं और टर्की जैसे कि एक नेटो कंट्री है, तो उसको अभी रशिया को मदद करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा देखा जाए तो ये भारत के लिए एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि रशिया को कोई भी मदद करे, क्योंकि जब रशिया ने चाइना से मदद मांगा था तो यूएस की तरफ से सीधे तौर पर चाइना को कहा गया था कि अगर वो फाइनेंशियली भी रशिया को मदद करते हैं तो इसे यूक्रेन के अगेंस्ट में होने वाली लड़ाई के साथ सिमिलर माना जाएगा। अब रशिया अभी मेनली अपनी सिविल एविएशन सेक्टर के लिए मदद मांग रहा है। मोस्टली रशियन एयरक्राफ्ट को भी यूरोपियन यूनियन और यूएस में जाने के लिए बैन कर दिया गया है और ऊपर से इन सबको अभी पार्ट्स की शॉर्टेज होने लगा है। अब दिक्कत ये कि भारत में अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी एविएशन इंडस्ट्री मौजूद नहीं है और मोस्टली रशियन एयरलाइंस में बोइंग या फिर एयरबस के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब पिछले हफ्ते बोइंग और एयरबस की तरफ से रशिया को अपनी स्पेयर पार्ट को या मेंटेनेंस सर्विस को देने के लिए इनकार कर दिया गया, तो अभी रशिया को अपनी एविएशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में काफी दिक्कत होने लगा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के और स्पेयर पार्ट के रशिया अपनी एयरलाइंस को ऑपरेट नहीं कर सकता है। और एक तरीके से रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि इस हालात में भारत चाहकर भी रशिया की कोई मदद करने वाला है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से भी जो भी हो रहा है, भारत की तरफ से रशिया को मदद किया जा रहा है। अगला अपडेट Mi-17 हेलीकॉप्टर को लेके है। Mi-17 हेलीकॉप्टर की बात करें तो मीडियम लिफ्ट सेगमेंट में ये इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन आर्म फोर्सेस का बैकबोन हेलीकॉप्टर है और काफी बड़ी मात्रा में इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जाता है।
नॉर्मली हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स को नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में सर्विस, मेंटेनेंस या ओवरऑल किया जाता है और यहाँ पर ओल्डर डिजाइन की सोवियत हेलीकॉप्टर्स को भी ओवरऑल किया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडियन एयरफोर्स या हमारी बाकी फोर्सेस में जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, इनकी 3 अलग अलग वेरिएंट मौजूद है, जिसमें से पहले की जो 2 वेरिएंट है वो नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में अभी कम्प्लीटली ओवरऑल किए जा सकते हैं, लेकिन जो V5 वेरिएंट है इनको अगर मेजर रिफिट की या ओवरऑल की जरूरत पड़ती है तो इनको वापस रशिया भेजना पड़ता है, जिस वजह से अभी कजान हेलीकॉप्टर जो कि इनकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चर है उनके साथ अभी बातचीत किया जा रहा है और अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया गया है, जो कि इसमें इंडियन एयरफोर्स की बेस रिपेयर डिपो को मदद करेंगे और कजान हेलीकॉप्टर की मदद से इंडियन फर्म्स इन हेलीकॉप्टर को भारत में ही ओवरऑल करने के लिए मदद कर सकेंगे। इसके अलावा बेस रिपेयर डिपो में एक और असेंबली लाइन को भी ओपन किया जा रहा है, जहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर की यानी कि V5 वर्जन की हेलीकॉप्टर्स को कम्प्लीटली ओवरऑल किया जा सकेगा। लेकिन अभी ज्यादातर पार्ट्स जो होने वाला है उनको आउटसोर्स करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो पर जो वर्कलोड है वो काफी रिड्यूस हो जाए। कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में अभी 220 के आसपास MI-17 हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल कंडीशन में, जिनको ओरिजिनली 1991 से इंडक्ट करना शुरू किया गया था और लगभग 2012 के बाद जिन MI-17 हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया वो सभी के सभी V5 वेरिएंट है, जिनको MI-17 की सबसे नए वेरिएंट भी कहा जा सकता है और इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम और इक्विपमेंट लगे हुए हैं और मेनली हमारे जितने भी VVIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो सभी के सभी V5 वेरिएंट है और इंडियन एयरफोर्स की टोटल MI-17 की फ्लीट में से लगभग 150 के आसपास जो हेलीकॉप्टर है वो सभी के सभी V5 वेरिएंट है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास सभी एरियल टैंकर की काफी कमी है और कुल मिलाकर हमारे पास 6 IL-76 टैंकर मौजूद है, जिनकी सर्विस अवेलेबिलिटी 38 से 40% के पास होवर करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर वक्त हमारे पास मैक्सिमम 2 ही ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो कि सर्विस के लिए रेडी रहेंगे। तो इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल एरियल टैंकर्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया था और अभी एडिशनल 6 टैंकर को खरीदने का प्लान किया गया है। अब देखा जाए तो शायद फंड्स की कमी होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर सीधे तौर पर नए टैंकर को खरीदना नहीं चाहता है। बदले में इंडियन एयरफोर्स अभी सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, जिनको बाद में एरियल टैंकर में मॉडिफाई किया जा सकेगा और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद A330 प्लेटफॉर्म होने वाली, जो कि एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक बार इनको टैंकर में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको जरूरत पड़ने पर एरियल टैंकर के अलावा मल्टी रोल टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेकेंड हैंड A330 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस तरीके से हाल ही में 6 A319 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया गया था, जिनको आगे चल के AWACS में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब पहले इनको लीज पर लेने के लिए भी बातचीत किया जा रहा था, लेकिन लीज पर लेने के बाद अगर इंडियन एयरफोर्स में मॉडिफिकेशन करने के लिए जाएगी तो मैक्सिमम ओरिजिनल ओनर इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि लीज पीरियड खत्म होने के बाद सेम एयरक्राफ्ट अपनी ओरिजिनल डिजाइन के मुकाबले काफी अलग हो गया होगा, जिस वजह से वो वापस इसको सेम रोल के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो कि ओरिजिनली एयरक्राफ्ट को करने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से आज तक इंडियन एयरफोर्स एडिशनल 330 प्लेटफॉर्म को एक्वायर नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी हमें एयरक्राफ्ट को लीज पर देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अब जैसे कि ये एरियल टैंकर होने वाले हैं तो इनको जंग जैसे हालात में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये जंग जैसे हालात में जो एरियल टैंकर्स होते हैं दुश्मन की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के सबसे पहले शिकार बन सकते हैं और इसी वजह से अभी इनको सीधे तौर पर खरीदने का प्लान किया जा रहा है और अभी 2024 तक एक प्रोजेक्टेड पाथ बनाया गया है, जिसमें मैक्सिमम A330 प्लेटफॉर्म जो होने वाले वो सेल होने वाले हैं और इसी टाइम पर इंडियन एयरफोर्स एडिशनल 6 से 12 A330 प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की कोशिश करने वाला, जिनको बाद में AWACS में या मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये हमको लगभग 30% के आसपास चीपर पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 14-15 मार्च को एक रैपिड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज को कंट्री की पेनिसुलर रीजन में कंडक्ट किया गया था। इसे मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए कंडक्ट किया जा रहा था, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से वेरियस एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे। इसमें एरियल इंसर्शन, एयर ड्रॉपिंग और कॉम्बैट फ्री फॉल एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे और ये एक इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल था, जिनको हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवानों के द्वारा कंडक्ट किया गया था। अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से लगभग 10 दिन पहले इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग सेम तरीके की एक्सरसाइज को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास कंडक्ट किया गया था, जो कि भारत का सबसे संकीर्ण इलाकों में से एक है और ये लगभग एक ट्राई जंक्शन एरिया है, जहां पर 2017 में
चाइना और भारत के बीच एक फेसअप हुआ था और किसी भी इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ये रीजन चाइना का पहला टारगेट होने वाला है, जिसे चाइना सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश करेगा ताकि ईस्टर्न साइड से मेनलैंड को कट ऑफ किया जा सके। अब सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा पेनिसुलर रीजन के ऊपर भी भारत अपनी डिफेंस को मजबूत करना चाहता है, जिस वजह से अभी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। अगला अपडेट भी चाइना को लेके है और लगता है कि पिछले 2 सालों से भारत और चाइना के बीच जो फेसअप चल रहा था वो अभी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है और दोनों देशों की तरफ से जो डिफरेंस क्रिएट हो गए थे उसको अभी जल्दी से ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में पहली बार चाइना की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी अभी भारत के गस्त पर आने वाले हैं और मार्च 2020 के बाद ये पहली बार होने वाला है जहां पर भारत और चाइना के कोई मिनिस्टर लेवल के ऑफिशियल जो है वो एक दूसरे के देश पर जाने वाले हैं। अब हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इस विजिट के दौरान भारत और चाइना के बीच जो मेजर मुद्दा होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि अभी बॉर्डर में चल रही फेसअप को पूरी तरीके से एंड करने की कोशिश की जाएगी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई के बाद चाइना को इस बात का एहसास हो गया कि अगर भारत के साथ चाइना अच्छे रिलेशन नहीं रखता है और कभी भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो जाती है तो उस पर रशिया की तरह कई सैंक्शन लग सकते हैं। अभी की बात करें तो भारत अकेला ऐसा देश है जो कि अपनी मर्जी के हिसाब से रशिया के साथ कोई भी ट्रेड रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकता है और इसमें यूएस भी भारत का समर्थन कर रहा है। इतने सारे सैंक्शन लगाने के बाद भी जब यूएस की तरफ से चाइना को रशिया को फाइनेंशियल हेल्प करने को लेकर डराया जा रहा था, तभी जब भारत अभी रशिया से कम प्राइस पर क्रूड ऑयल को खरीदने का प्लान बना रहा है तो इसमें यूएस की तरफ से भारत का समर्थन किया गया और इस पर सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। और यहां तक कि ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग इंसिडेंट को लेके भी यूएस की तरफ से भारत का समर्थन किया गया, जिस बात से लेके साहब महमूद कुरैशी थोड़े भड़के हुए। अब जहां तक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी की भारत गश्त की बात रही तो वो इस महीने की लास्ट वीक के अंदर ही भारत के गश्त पर आने वाला है। इसमें दोनों देशों के बिगड़े हुए रिलेशन को वापस सही करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।